कॉमन एरर के पार्ट 25 में हम देखेंगे वर्ब के बारे में जो मिस्टेक होता है, वर्ब को लेकर क्या क्या गलतियां पूछा जाता है। तो इस वर्ब से आप समझेंगे कि इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब का भी क्वेश्चन है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में आपका 3 चैप्टर है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में ही आपका बेयर इन्फिनेटिव आ जाएगा। इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1, बेयर इन्फिनेटिव V1, फिर जीरेंड और पार्टिसिपल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपका एरर है सब इसी में हम उसको रखे हैं। वर्ब को लेकर के एक और पार्ट बनाएंगे 26। तो आपका वर्ब पार्ट का हो गया 23, 24, 25 और 26। आप इसको अच्छा से जब देख लेंगे तो वर्ब से संबंधित आपका सारा प्रॉब्लम उसमें दिया हुआ रहेगा। और वर्ब का मतलब ये भी समझिएगा कि इसमें आपका इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन इसी में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। वी फाउंड द सोल्जर lying seriously wounded and died soon afterward। आप देखिए, फाउंड आपका वर्ब है, तो फाउंड प्लस ऑब्जेक्ट के बाद आपका V4 आ रहा है, और इसके बाद यदि एंड से फिर जुट करके वर्ब आवे तो आप देखेंगे कि एंड से पहले वाला वर्ब किस फॉर्म में है। एंड से जुट करके फिर आ रहा है, तो यदि यहाँ पर V4 रूप में है तो एंड के बाद फिर जो वर्ब आएगा वह उसी रूप में होगा जो पहला था। तो पहला V4 था, इसलिए यहाँ पर डैड का प्रयोग गलत हुआ, डाइंग होना चाहिए, DYING, डाइंग होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, द बुक वाज सो डिफिकल्ट दैट इवन ग्रेजुएट्स इन द डिसिप्लिन फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, तो द बुक वाज सो डिफिकल्ट, सो के साथ दैट आता है, ठीक है। सो डिफिकल्ट दैट आपका पास्ट टेंस में वाक्य है। इवन ग्रेजुएट्स इन द डिसिप्लिन फाइंड इट डिफिकल्ट, तो फाइंड यहाँ पर देखिए V1 हो गया, यही गलत है क्योंकि वाक्य पास्ट में है। तो यहाँ पर फाइंड के जगह पर होना चाहिए फाउंड, क्योंकि वाक्य में पास्ट का जिक्र है। सो के पहले पास्ट का जिक्र है तो दैट के बाद भी पास्ट का ही जिक्र होना चाहिए। जो भी वर्ब के रूप होंगे वो पास्ट में ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग विथ ए बॉल एंड रन अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। अब देखिए आप, वेयर के बाद V4 आया, पास्ट कंटिन्यूअस में है, और एंड से फिर वर्ब आ रहा है। तो इसका मतलब कि एंड से जब दो वर्ब आ रहे हैं तो पहला वर्ब देखेंगे कि किस रूप में है, तो V4 रूप में है, इसलिए यहां पर भी यह V4 रूप में आना चाहिए। तो क्या होगा, रनिंग। I am really disappointed in not having saw my friends while I was in New Delhi on vacation this summer। I am really disappointed in not having, देखिए having लगा हुआ है, हैविंग के जो बाद वर्ब आता है वह V3 रूप में होना चाहिए। हैविंग प्लस V3 आता है तो सौ का तीसरा रूप सीन होगा, इसलिए यहाँ सौ का प्रयोग गलत है, यहाँ पर सीन का प्रयोग होना चाहिए। तो हैविंग के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में। द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। अब देखिए, आपको बताया है मेक कैसा वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद आने वाला वर्ब V1 रूप में, बेयर इन्फिनेटिव रूप में आता है।
तो मेड द बॉयज डू, सिर्फ डू होगा, वेयर इन्फिनिटिव आएगा। तो कौन कौन ऐसे वर्ब थे? मेक, लेट, वॉच, बिहोल्ड, सी, नोटिस। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटिव, सिर्फ V1 आना चाहिए। जैसे ही मेड मी लाफ होता है V1। ही वांट्स टू एंजॉय टू प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर ही वांट्स टू एंजॉय, वांट के बाद तो टू प्लस V1 आता ही है। ही वांट्स टू एंजॉय, लेकिन एंजॉय वर्ब के बाद आने वाला वर्ब किस रूप में होगा इसको देखेंगे। तो एंजॉय के बाद जो भी वर्ब आएगा वो जीरेंड बन करके आएगा V4 रूप में। तो आपके कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं? एंजॉय के अलावे ड्रेड, ड्रेड मतलब डरना। उसके बाद आपका है, बहुत सा वर्ब है इसमें, लव, हेट, एंजॉय, गिव अप, कैरी ऑन, कीप, माइंड। ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद दूसरा वर्ब जब आएगा तो वह जीरेंड के रूप में अर्थात V4 रूप में आते हैं। आप वर्ब के लिस्ट में जीरेंड में इसको देखेंगे, आपका ये लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद आने वाला जो दूसरा वर्ब है वह जीरेंड के रूप में आता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ही वांट्स टू एंजॉय, तो वांट कैसा वर्ब है जिसके बाद दूसरा वर्ब आए तो इन्फिनिटिव रूप में। तो वांट, डिसाइड, थ्रिएटन, प्रॉमिस, ये सब कैसे वर्ब हैं जिसके बाद दूसरा वर्ब आता है तो इन्फिनिटिव रूप में। वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट, ए स्नेक बीट हिम एंड दैट वाज द रीजन व्हाई ही वाज इन ए हरी। देखिए इसमें दो वाक्य हैं। वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट, एक वाक्य ये हुआ, और दूसरा में है कि ए स्नेक बीट हिम एंड दैट वाज द रीजन व्हाई ही वाज इन ए हरी। देखिए यह प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य शुरू हुआ है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से जो वाक्य शुरू होता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से कब बनाते हैं? जब दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही हो। तो जब दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही होता है तो दूसरे वाक्य में उस सब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो देखिए दूसरा वाक्य में है ए स्नेक, तो आप वाक्य का मतलब हुआ कि इस वाक्य में ए स्नेक ही है इसमें। तो सोचिए कि क्या स्नेक ही फील्ड में रात में टहल रहा था? गलत हो गया। इसमें है कि कोई व्यक्ति जो है, अब अपने लिए कह सकते हैं जब मैं टहल रहा था। तो पहला चीज की प्रेजेंट पार्टिसिपल से वैसे वाक्य को बनाया जाता है जब दोनों वाक्य का सब्जेक्ट सेम हो, लेकिन जब डिफरेंट सब्जेक्ट हो तब दोनों वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग निकालना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर नोट में देखें, व्हाइल क्रॉसिंग भी लिख सकते हैं या क्रॉसिंग भी लिख सकते हैं। क्रॉसिंग द रोड आई सॉ योर ब्रदर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब रोड पार करते समय मैंने तुम्हारे भाई को क्रिकेट खेलते हुए देखा। इसका मतलब कि इस वाक्य का भी सब्जेक्ट आई है। तो जब दोनों वाक्य का सब्जेक्ट सेम हो तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम प्रयोग करते हैं। तो ये वाक्य सही है, क्योंकि दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही होता है तो सब्जेक्ट को दूसरे वाक्य में लिखा जाता है, शुरू में ही सब्जेक्ट आ जाता है दूसरा वाक्य में। तो जब दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट आ जाता है और दोनों वाक्य का सब्जेक्ट कब? जब सेम होता है तब उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं। लेकिन दोनों वाक्य का सब्जेक्ट डिफरेंट हो, देखिए इसमें डिफरेंट था, इसमें आई सब्जेक्ट था, तो डिफरेंट हो तो उसको व्हाइल से बनाइए। तब क्या कहेंगे? व्हाइल आई वाज क्रॉसिंग द रोड ए स्कॉर्पियन स्टंग मी। व्हाइल आई वाज क्रॉसिंग द रोड, जब मैं रोड पार कर रहा था, जब मैं सब्जेक्ट है, जब मैं रोड पार कर रहा था तो एक स्कॉर्पियन जो है, बिच्छू जो है, मुझे डंक मार दिया। तो दोनों वाक्य का सब्जेक्ट जब अलग अलग हो तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य को नहीं बनाया जाता है बल्कि व्हाइल से बनाया जाता है और दोनों का सब्जेक्ट निकाल दिया जाता है।
इसलिए यह वाक्य गलत था। तो इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, while I was walking, while I was walking, क्योंकि इस वाक्य का सब्जेक्ट आई है, इस वाक्य का सब्जेक्ट स्नेक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, जब उस वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट सेम हो। तो इसमें तो स्नेक है एक वाक्य में, इसमें तो आई था, तो यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना गलत था। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हुआ इसका, while I was walking। अगला क्वेश्चन है, while going through the report last night I founded several mistakes। देखिए फाउंडेड का मतलब होता है स्थापित करना, तो फाउंड का पास्ट टेंस होता है फाउंडेड, लेकिन यहाँ पाना के अर्थ में है, तो पाना के अर्थ में फाइंड का दूसरा रूप फाउंड होता है, तो यहाँ सिर्फ फाउंड लिखेंगे, फाउंडेड नहीं। यहाँ पाना का अर्थ है आई फाउंड। अगला क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन यू मस्ट चेक योर आंसर। यहाँ पर देखिए आपका मस्ट का प्रयोग गलत है, क्योंकि जब कहा जा रहा है कि एग्जामिनेशन के समाप्ति पर तुम्हें अपना आंसर जो है सो चेक कर लेना चाहिए, यहाँ पर एडवाइस दे रहा है, तो एडवाइस में मस्ट नहीं होता है बल्कि शुड का प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करने की सलाह देता है तो सलाह के रूप में शुड का प्रयोग होता है, मस्ट का नहीं। और एक और प्रयोग बताए थे कि यदि वाक्य में नेसेसरी का प्रयोग हो, नेसेसरी, तब उस स्थिति में मस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, शुड का प्रयोग किया जाता है। When the office is not busy, he uses to talk with his subordinates। देखिए uses नहीं होता है, uses to का प्रयोग नहीं होता है, used to का प्रयोग होता है। भूतकाल की आदत बताने के लिए ही सिर्फ used to, पास्ट में ही प्रयोग होता है, लेकिन वर्तमान में आदत को बताने के लिए सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर he uses to talk के जगह पर सिर्फ लिखेंगे he talks, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले बात स्वयं वर्तमान की आदत बताते हैं, इसलिए यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता है, वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में होता है, भूतकाल की आदत बताने के लिए। जब वर्तमान में आदत बताना हो तो सीधे सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रूल है कि वर्तमान आदत को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यूजेस टू टॉक के जगह पर लिखेंगे सिर्फ टॉक्स, he talks with his subordinates। अगला क्वेश्चन है आपका, he as well as his brother wants nothing but earn money। पहला चीज याद रखिए कि as well as से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहे तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। तो यह जो wants आया है किसके वजह से आया है, he के वजह से आया है। दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए हों तो जो वर्ब आएगा वह एज वेल एज से जो पहले सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार आएगा। ठीक है, wants nothing but, नथिंग बट के बाद यहां पर आया है अर्न, V1 आया है। अब इसमें दो प्रयोग याद रखिए, दो रूल है। यदि नथिंग बट के पहले डू डज डिड का प्रयोग हो तो नथिंग बट के बाद V1 आता है, जैसे ही डज नथिंग बट लाफ, ही डिड नथिंग बट प्ले द होल डे। लेकिन यही डू डज डिड के जगह पर कोई दूसरा वर्ब आ जाए, जिस इसमें दूसरा वर्ब आ गया है वांट, वांट वर्ब या कोई अदर वर्ब रहे यहाँ पर डू डज को छोड़ कर करके, तो अब नथिंग बट के बाद 2 + V1 आ जाता है। यह दो रूल याद रखेंगे।
नथिंग बट से संबंधित। पहला, नथिंग बट के पहले डू डज डिड वर्ब हो तो इस नथिंग बट के बाद V1 आता है, जैसे ही डज नथिंग बट प्ले। लेकिन डू डज डिड को छोड़ करके कोई अन्य वर्ब आ जाए, जैसे इसमें वांट वर्ब आया है, तो उसके बाद टू प्लस V1 आता है, इसलिए यहां पर अर्न के जगह पर हम लिखेंगे टू अर्न। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मैनेजर शुड नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम वर्क हियर। देखिए यहाँ पर फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन के बाद वर्ब जीरेंड रूप में आता है, मतलब V4 रूप में आना चाहिए। तो सही क्या होना चाहिए, फ्रॉम वर्किंग हियर। फ्रॉम के बाद वर्ब जीरेंड रूप में आएगा। दिस बुक हैज बीन रिटन इन ए सिंपल एंड ल्यूसिड मैनर with a number of well drawn illustration। देखिए ड्रा का यहाँ पर तीसरा रूप प्रयोग किया गया है, मतलब जो दिखाया गया है वह वेल ड्रॉन्ड जो लिखा है तो ड्रा से ही बना है, तो ड्रा से बना है, तो ड्रा का यहाँ पर थर्ड फॉर्म ड्रोन होता है, ड्रा ड्रू ड्रोन होता है। तो यहाँ पर वेल के बाद जो थर्ड फॉर्म करेंगे वो ड्रोन करेंगे, थर्ड फॉर्म ड्रोन्ड नहीं, ड्रोन होता है, DROWN थर्ड फॉर्म। तो ड्रा फर्स्ट फॉर्म, ड्रू DREW ड्रू सेकेंड फॉर्म, ड्रोन DROWN थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म में जो ड्रोन्ड लिखा गया है यह गलत है, ड्रोन्ड के जगह पर ड्रोन का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, हैविंग वर्कड, हैविंग के बाद V3 आता है। हैविंग वर्कड फॉर द होल डे यू कुड हैव टेकन सम रेस्ट एंड स्टार्ट वर्क टुमारो। अब यहाँ पर एक बात देखिए, यू कुड हैव, देखिए कुड हैव लगा हुआ है, कुड हैव के बाद तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, और इसके बाद फिर जब एंड से वर्ब जुड़ करके आवेगा तो इसका वर्ब कौन है, यह इसका जो है वर्ब है कुड हैव। तो कुड हैव के बाद जो वर्ब थर्ड फॉर्म में आया तो एंड के बाद भी जो वर्ब आएगा वो कुड हैव के ही अनुसार होगा। तो कुड हैव के अनुसार यहाँ पर स्टार्टेड होना चाहिए, थर्ड फॉर्म में स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद जब पहला वर्ब आया हो और पहला वर्ब के बाद एंड से दूसरा वर्ब आ रहा हो, तो जो पहला वर्ब जिस रूप में आएगा एंड के बाद दूसरा वर्ब भी उसी रूप में आएगा। आई हैड बेटर टीचिंग देन सिंग। देखिए हैड बेटर, वुड रादर, हैड बेटर वुड रादर के बाद V1 आता है, इसलिए यहाँ पर टीचिंग नहीं होना चाहिए, टीच होना चाहिए। और देन के बाद भी V1 आता है, तो यहाँ पर देन सिंग, ये तो ठीक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टीचिंग गलत है। हैड बेटर या वुड रादर के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए, तो यहाँ पर टीचिंग के जगह पर क्या लिखेंगे, टीच लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओनली वन ऑफ द डिस्प्यूट्स। देखिए वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, तो हैज बीन आया है, ठीक है। वन ऑफ द डिस्प्यूट्स हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स, तो अदर्स आने का मतलब हुआ अदर्स लेफ्ट। इसका मतलब इस चीज को ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब आया है पैसिव फॉर्म है हैज बीन, तो हैज बीन आया वन ऑफ द डिस्प्यूट्स के वजह से हैज बीन आया, यहाँ पर हैज बीन ठीक है। हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स, तो अदर्स के अनुसार तो हैव बीन हो जाएगा, यहाँ पर तो हैज बीन नहीं आ रहा है क्योंकि अदर्स है, तो अदर्स के साथ वर्ब प्लूरल होता है, तो हैव बीन आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि जब हेल्पिंग वर्ब दूसरे एंड के साथ उसी सब्जेक्ट के बाद वही अगर आ रहा हो
अगर यहाँ पर हैज बीन आना चाहिए था, अगर दूसरा रहता तो तब नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर हैज बीन है, सेटल्ड, तो अदर्स के अनुसार तो हैव बीन आ रहा है। तो यहाँ पर वन ऑफ द डिस्प्यूट्स के वजह से हैज बीन आया, लेकिन अदर्स के अनुसार हैव बीन आ रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। तो जब चेंज हो रहा हो तो उसको लिखना जरूरी है। तो अदर्स हैव बीन लेफ्ट, अगर यही हैज बीन यहाँ पर हैज बीन रूप में आता तब लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अदर्स के अनुसार प्लूरल रूप में आ रहा है, हैव बीन बन के आ रहा है, तो इसका मतलब कि पहला जो हैज बीन था यहाँ पर वह प्लूरल रूप में आ रहा है, तो प्लूरल रूप में हमको लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। अगर एक ही रहता तो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर वन ऑफ द डिस्प्यूट्स के अनुसार हैज बीन हुआ, लेकिन अदर्स के अनुसार हैव बीन जब आ रहा है तो चेंज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब। तो जब चेंज हेल्पिंग वर्ब हो तब उसको लिखना जरूरी है। तो अदर्स हैव बीन लेफ्ट। इस पार्ट 25 का अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर इस पार्ट में, ही डज नथिंग बट टू प्ले क्रिकेट द होल डे। आप इसको देखिए, डू डज नथिंग, यदि डू डज डिड के बाद नथिंग बट आए तो V1, लेकिन डू डज डिड के जगह पर अलग वर्ब हो, वांट वर्ब हो या कोई वर्ब हो, तो डू डज डिड को छोड़ करके कोई अन्य वर्ब हो तो नथिंग बट के बाद 2 + V1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डू डज लगा हुआ है, डज लगा हुआ है, तो डू डज नथिंग बट के बाद सिर्फ V1 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ही डज नथिंग बट प्ले, सिर्फ प्ले का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। यह खतरनाक है। नथिंग बट से संबंधित दो बात को याद रखिए, डू डज डिड के बाद यदि नथिंग बट आए तो आने वाला वर्ब बेयर इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव मतलब V1, इसको बेयर इंफिनिटिव कहा जाता है। लेकिन डू डज डिड के जगह पर कोई अदर वर्ब्स हो, चेंज वर्ब्स हो, कोई भी अलग वर्ब्स हो, तब नथिंग बट के बाद 2 + V1 आता है, मतलब इंफिनिटिव आता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपका कॉमन एरर का जो पार्ट 25 है, जो वर्ब से रिलेटेड चल रहा है, यह 25 आपका यहाँ पर समाप्त होता है। पार्ट 26 में जो है इसी वर्ब से संबंधित, उसमें इंफिनिटिव हो सकता है, जिरेंड हो सकता है, पार्टिसिपल भी आ सकता है, अन्य वर्ब्स का प्रयोग आ सकता है। तो एक पार्ट और जो 26वां पार्ट होगा उसमें वर्ब का एक और पार्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद।